हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये सेकंड वीडियो है। 2022 का जो सेट 2 हम सोल्व कर रहे थे, 2022 का। इसका कोड है 346 GB और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम यहाँ तक कर चुके थे और इससे बाद के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वीडियो बनाने में, क्योंकि माइक मेरा डाउन है और मैं जो बोलूँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड की आवाज़ आ सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने चलिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए बेटा हमें जो है LCR परिपथ बनाना है। तो LCR परिपथ में क्या होता है, एक तो L होता है, एक इसमें धारिता होती है C और एक इसमें प्रतिरोध होता है R। तो ये LCR परिपथ हमारा हो गया और ये हम मान लेते हैं कि ये एक AC जो है स्रोत से जुड़े हैं, एक वोल्टेज से जुड़े हैं जो कैसी है, AC वोल्टेज है प्रत्यावर्ती। तो इसके लिए हमें प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित करना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, एक वोल्टेज तो होगा L के लिए, इसको VL मान लेंगे। एक होगा C के सिरों पे, इसको VC मान लेंगे। एक होगा R के सिरों पे, इसको VR मान लेंगे। अब यहाँ जो LCR परिपथ है, इसका हम फेज़र डायग्राम खींचते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। फेज़र में क्या होता है कि धारा से जो वोल्टेज होते हैं उनकी कला को प्रदर्शित किया जाता है, कला चित्र भी इसको बोलते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर धारा है x अक्ष पे, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो R होता है, R का जो वोल्टेज होता है मतलब VR, ये धारा के साथ कला में होता है। L का जो वोल्टेज होता है VL, ये धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है और C का जो वोल्टेज होता है ये 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो R कला में, L 90 डिग्री अग्रगामी और C 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये LCR परिपथ में या किसी भी परिपथ में जिसमें C, L और R आ रहे हों, आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने मान लिया कि जो L का वोल्टेज है वो बड़ा है C के वोल्टेज से। इस केस में देखो, ये वाला एरो हमने बड़ा बना रखा है, छोटा बना रखा है। तो इसका जो फेज़र है, अगर फेज़र को आप सोल्व करो तो आप देखोगे कि ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनका रिजल्ट घटा के मिलेगा। और क्योंकि ये ज़्यादा है तो VL में से VC घटाएंगे, तो इस एरो में से अगर ये लेंथ हम कम कर देंगे तो लगभग इतना बचेगा। तो मैं ऐसे बनाता हूँ उसको। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया L का और C का, तो इसको लिख देंगे VL माइनस VC। तो VL और VC का रिजल्ट हमारे पास आ गया VL माइनस VC। अब हमारे पास दो वोल्टेज हैं, एक तो ये और एक ये। इन दोनों का रिजल्ट निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज विधि से हम ऐसे समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉमन पॉइंट से, कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है कि कॉमन पॉइंट से जाने वाला जो विकर्ण होता है ये टोटल वोल्टेज होगा हमारा। तो ये टोटल वोल्टेज कला में, धारा से जो है अग्रगामी होगा। मान लो कितना अग्रगामी है, 5। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें कला नहीं पूछी, केवल इस क्वेश्चन में हमें प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित करना है। तो जो हमारा वोल्टेज होता है हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि L के सिरों पर विभवांतर VL बराबर होता है IXL। ये ओम का नियम ही है। ओम के नियम में V बराबर IR होता है, लेकिन L जो होता है मतलब जो इंडक्टेंस, प्रेरक जो होता है, प्रेरक के लिए प्रतिरोध की जगह हम यूज करते हैं XL, प्रेरण प्रतिघात इसको बोलते हैं। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही C के सिरों पर विभवांतर, ये हो जाएगा VC बराबर I इंटू XC। XC को बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। ऐसे ही R के सिरों पर विभवांतर भी हम लिख सकते हैं। R के सिरों पर जो विभवांतर होगा ये सेम ओम का नियम लग जाएगा यहाँ पे। अब जो हमारा चित्र है, कौन सा चित्र, कला चित्र। अगर हम कला चित्र से देखें तो VL तथा VC का जो परिणामी है, VL तथा VC का परिणामी VL माइनस VC, ये हम लिखेंगे VR
तथा वी आर के बीच 90 डिग्री का कोण है। ये वी एल वी सी और वी आर के बीच 90 डिग्री का कोण है। अतः परिणामी विभवांतर, तो पूरे परिपथ का जो परिणामी विभवांतर होगा वो जो हमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा है कक्षा 11 में, उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, अंडर रूट पहला वोल्टेज, मतलब एक तो ये वी आर हो गया, इसको पहला वोल्टेज मान लेते हैं वी आर का स्क्वायर, प्लस दूसरा वोल्टेज कितना हो गया भाई वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। इन सभी समीकरणों को हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो इनको सबको समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं v बराबर अंडर रूट, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये आगे सोल्व करेंगे तो अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर, अब यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई, कॉमन निकाल लेंगे तो स्क्वायर हो रहा है तो ये आई स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आके आई रह जाएगा। अब जिन बच्चों ने भी एसी परिपथ के बारे में पढ़ा है, एसी परिपथ ये वाला जो चैप्टर है, अगर प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ा है तो उन बच्चों को ये जानकारी होगी कि V बराबर आई, यहाँ पे जो भी साथ में ये होगा ये पूरा कहलाता है प्रतिबाधा। जहाँ हम लिख लेंगे, जहाँ Z क्या है, LCR परिपथ हमने कौन सा ले रखा है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा है। तो इसलिए हाँ हमारे पास में जो Z का फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए हमारे पास Z का जो फॉर्मूला आ जाएगा ये पूरा Z है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास LCR परिपथ की प्रतिबाधा आ गई। और अगर हम यहाँ पे चाहें तो XL और XC के मान भी रख सकते हैं। XL का मान होता है ओमेगा एल, XC का होता है 1/ओमेगा C, तो ये मान भी हम रख सकते हैं। तो Z का एक और सूत्र हमारे पास आ जाएगा, Z बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ही Z के फॉर्मूले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ख। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 5 का क्या था ये। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 का ख सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ख एक न्यूमेरिकल है, तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहा इसने। इसमें इसने कह रहा है इसमें कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है और प्लेट का व्यास, मतलब प्लेटें कैसी हैं, वृत्ताकार हैं। तो इस तरह की प्लेट है, ऐसी 2 प्लेटें हैं और ये इन 2 प्लेटों से मिलकर एक समांतर प्लेट संधारित्र बना है। ठीक है, तो इस प्लेट का जो व्यास है वो दे रखा है बेटा इसने 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है ये दोनों वायु में स्थित है जो प्लेटें हैं। तो इसने कहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ये वायु में स्थित है। फिर कह रहा है यदि इस संधारित्र की धारिता एक 200 सेंटीमीटर व्यास के गोले के बराबर हो, मतलब एक गोला दे रखा है हमें और जो गोले का जो व्यास दे रखा है, गोले का व्यास ये दे रखा है हमें 200 सेंटीमीटर, गोले का व्यास 200 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये इस गोले इसकी धारिता मान लो C1 है और इसकी धारिता मान लो C2, तो कह रहा है कि ये धारिता इसके बराबर है। तो C1 बराबर किसके हैं, C2 के हैं। अब आप देखिएगा कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A/d, जब प्लेटों के बीच में वायु होती है। और जो हमारे पास में यहाँ पे जो गोला है, गोले की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R।
ये गोले की धारिता का सूत्र होता है। तो इसका जो व्यास है इसको मान लो आप d2, इसका व्यास मान लो कितना है d1 है। अब जरा इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पहली बात तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कैसा है, ये यहाँ पे कैसी प्लेटें हैं, वृत्ताकार प्लेटें हैं। तो वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इसकी जगह एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख सकते हो अपॉन डी इक्वल टू 4 पाई इंटू आर। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी देखो कन्फ्यूजन इससे हो सकता है, यहाँ पे आर, इसको R1 मान लो इसकी त्रिज्या को, और यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी R2, ठीक है। तो यहाँ से अब ये पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करो, इसलिए दूरी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, R1 स्क्वायर अपॉन 4R2, ये फॉर्मूला आ जाएगा R1 स्क्वायर। अब R1 कितना दे रखा है, यहाँ व्यास से R निकल सकता है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो इसकी जगह आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर अपॉन R2 कितना है 200 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हो 2 मीटर। D2 जो व्यास है D2 2 मीटर, तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो 1 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 4 गुणा 1, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 9 गुणा 10 की घात -4 R1 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 4, इसको भाग करेंगे 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो इतने मीटर प्लेटों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया। 5 का जो गए क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, 5 का जो गए क्वेश्चन है ये हम पहले कर चुके हैं। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमें स्थापित करना है। तो ये नहीं, धारावाही कुंडली के केंद्र पर नहीं किया, तो उसको भी करते हैं। 5 का गए, क्वेश्चन नंबर 5 का गए हमने परिणालिका का किया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 का गए देखते हैं। 5 का गए, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही कुंडली मान लिया हमने n फेरों की, एक n कैपिटल बनाते हैं, n फेरों की एक धारावाही कुंडली है जिसमें I धारा बह रही है। तो पहले एक काम करो बेटा, आप एक लूप मान लो, खाली लूप, ये हमने एक लूप मान लिया, और इस लूप में मान लिया हमने कितनी करंट बह रही है, I करंट ऐसे बह रही है इस लूप में, ठीक है। तो इस लूप में I करंट ऐसे बह रही है, और इस लूप के केंद्र पे यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो-सैवर्ट का नियम इसमें लगा दो आप। बायो-सैवर्ट के नियम से जो लूप है हमारा, लूप के अल्पांश dl से चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा। आप देखो, अगर इस लूप की छोटी सी लंबाई हम मान लें dl, तो इस dl से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आप देखो, अब लूप की यहाँ सेंटर से दूरी हो जाएगी जितनी त्रिज्या है, ठीक है। तो लूप यहाँ पे हमारे पास ये लूप का अल्पांश आ गया। अब देखो, आप बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ के आए हो, तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है, dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन दूरी का वर्ग। अब देखो, ये एक तरह से वृत्त की त्रिज्या है। ये लूप कैसा है, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली में लूप कैसा हो गया, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त में जो त्रिज्या होती है हमेशा परिधि पे लंब होती है, तो यहाँ पर कोण आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना आ गया। अब जब आप कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, इसलिए पूरे लूप से जो हमारे पास ये पूरा लूप होगा, संपूर्ण लूप से जो क्षेत्र हो जाएगा इसका इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल करोगे, देखो आप अब यहाँ पे μ0 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, I कॉन्स्टेंट है, R स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि लूप की त्रिज्या हर जगह एक जैसी रहेगी।
अंदर केवल क्या बचेगा, dl, और साइन थीटा कितना हो गया, साइन 90 हो गया 1। अब इसको सोल्व करोगे तो आएगा μ0/4πr²। dl का मतलब ये छोटी सी लंबाई और इंटीग्रल का मतलब ये पूरी लंबाई, और पूरी लंबाई हो जाएगी परिधि। तो परिधि कितनी होती है, 2πr। अब यहाँ पर 2π से ये कैंसिल होकर 2 बचेगा और r से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आ गया, μ0I/2r। तो ये हमारे पास में लूप की वजह से आया है। तो यदि ये पूछ रहा है कुंडली, यदि कुंडली में ऐसे n लूप हों या n फेरे हों तब इससे n गुना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ जाएगा μ0NI/2r। तो ये किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का घ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का घ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का घ देख लेते हैं बेटा। 1 मिनट पेज एडजस्ट कर लो जरा, मैं ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का घ, ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें इसने कहा है कि 9e और e दो आवेश हैं। एक आवेश तो है 9e, ये पहला आवेश आ गया, और दूसरा आवेश है e, ये दूसरा आवेश आ गया। ये दोनों एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर हैं, a दूरी पर है। पूछ रहा है इनके बीच तीसरा आवेश q कहाँ पे रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तुम इस पॉइंट को मान लो a, इसको मान लो b। मान लो यहाँ पे रखने पे तीसरा आवेश हमने यहाँ पे रखा, तीसरा आवेश कौन सा रखा, स्मॉल q, और ये संतुलन में है। तो हमने मान लिया, माना c बिंदु पर आवेश q रखा जाता है तथा वह संतुलन में है। अब मैं आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ। देखो, अगर दोनों आवेश प्लस के हों, जैसे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो बैलेंस का पॉइंट इन दोनों के बीच में होता है हमेशा। अगर कोई सा भी एक आवेश माइनस का है तो बैलेंस का जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे होगा, तो इसी लाइन पे लेकिन बाहर होगा, जैसे या तो इसके बाहर या इसके बाहर। अगर दोनों आवेश प्लस के, दोनों आवेश माइनस के हैं, या तो प्लस या माइनस है, तो बैलेंस का पॉइंट इनके बीच में कहीं पे होगा। लेकिन अगर ये दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो बैलेंस पॉइंट जो है वो छोटे आवेश से बाहर होता है। जैसे अगर मान लो ये माइनस का होता मान लेते हैं, तो ये 9 है और ये ई है केवल, तो आवेश जो बैलेंस है वो इधर होता है। ठीक है, तो अभी खैर हमने यहाँ मान लिया, और सपोज ये दूरी कितनी है इसकी, 9e से हमने मान लिया, 9e से दूरी कितनी है इसकी, x है, ये हमने मान लिया। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटे, a - x। अब इसके लिए या तो आप शॉर्टकट याद रख लो और या इसको सोल्व कर लो। तो बैलेंस पॉइंट के लिए, संतुलन के लिए जो शॉर्टकट है, याद रखना कि आवेश, जैसे पहला आवेश है बटे इसकी दूरी, तो पहले आवेश की यहाँ से दूरी कितनी होगी, x² बराबर दूसरा आवेश बटे दूसरे आवेश की दूरी। एक तो तरीका ये याद रखने का। ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो देखो सीधी बात है, ये वाला पॉइंट बैलेंस में कब होगा, जब ये और ये, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बराबर होगा। जैसे ये वाला आवेश है तो ये प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का है, तो 9e और q, इनके बीच लगने वाला, प्लस प्लस के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का। ये वाला बल मान लो आप कौन सा है, F1। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब आप देखो कि यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये वाला आवेश प्लस का है और ये प्लस का है, तो इसके और इसके बीच लगने वाला बल भी कैसा होगा, प्रतिकर्षण का, ये हो गया F2। तो बैलेंस में दो पार्टिकल कब आते हैं, जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत और बराबर हो। तो बैलेंस के लिए F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2 के। अब यहाँ पे तुम कूलाम के नियम का सूत्र लगाओगे तो 1/4πε0 Q1 पहला आवेश कितना है, 9e × Q2 दूसरा आवेश कितना है, Q बटे दूरी कितनी होगी, x²। ठीक है, और इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4πε0। पहला आवेश कितना हो गया, E, दूसरा आवेश Q, और दूरी कितनी हो जाएगी, a - x²। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये Q से तो कट गया Q, और ये 4πε0 से कट गया 4πε0। तो देखो 9e/x², e/this, तो Q1 कितना है 9e और Q2 कितना है, तो यही फॉर्मूला आएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 9e/x² इज इक्वल टू e/,
ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ई से ई कैंसिल हो गया, आप दोनों और का ले लो इसमें वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर तो जब आप वर्गमूल लोगे इसमें तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स। इनकी वज्र गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3x बराबर x। ये उधर चला जाएगा तो 4x बराबर 3a और x बराबर 3/4a। कौन से चार्ज से, फ्रॉम 9e। तो आप लिख सकते हो कि बैलेंस पॉइंट 9e से 3/4a दूरी पर होगा। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा 5 का घ। अब 5 का इसका जो अथवा है वो हमारे कोर्स में नहीं है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद में 5 का जो अंग क्वेश्चन है और जो बाकी के क्वेश्चन है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।